Hello friends, welcome once again to this amazing YouTube channel रूही ऑनलाइन क्लासेस। बेसिकली फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है कि इस चैनल पे आप सभी को क्लास 10th का पूरा चैप्टर बायो का कराया जा रहा है। जैसे लास्ट ईयर कराया गया था, इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बताए गए थे, वैसे ही अभी हम लोग जिस टॉपिक पे पहुंची है वो है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हम लोग मनुष्य का पाचन तंत्र पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो बच्चे पुराने हैं उनको पता होगा कि हम लोग यहाँ पे किस टॉपिक पे पहुंचे हैं। बाकी जो बच्चे नए हैं, जो अभी सिर्फ यही वीडियो पे देख रहे हैं, तो वो पहले जाके पुराने वीडियोस को अच्छे से अटेंड करें, उनको समझें एंड सीक्वेंस में अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। एंड जो बच्चे सिर्फ डायरेक्ट यही डाइजेस्टिव सिस्टम ही पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए कोई बात नहीं, आप इसको भी पढ़ सकते हो। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा लंबी होगी, इसके लिए माइंड नहीं करना। आप इस वीडियो को थोड़ी थोड़ी देर पे 2 दिन 3 दिन में देख सकते हो और इसमें आपको पूरा नोट्स लाइन टू लाइन मिल जाएगा, जिससे आपको नोट्स बनाने में भी आसानी रहेगी। और अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का टॉपिक था वो था मनुष्य का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। तो हम लोगों को आज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है। पूरा ह्यूमन बॉडी के शरीर में कैसे कैसे पाचन होता है, एक एक स्टेप हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो बस थोड़ा सा, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि ये कम से कम समय में रिकॉर्ड हो सके और आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, तो वीडियो लंबी ना हो, इसलिए मैं डायरेक्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पाचन होता क्या है। जब हम लोग देख ही रहे हैं टॉपिक में कि मनुष्य का पाचन तंत्र, तो पाचन का मतलब होता क्या है, पाचन कैसे होता है, ये सब हम लोग देखेंगे और पाचन तंत्र क्या होता है ये भी देखेंगे। सबसे पहले आपकी डेफिनेशन जो है, भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल पदार्थों को शरीर द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाले उपयुक्त सरल रूप में अपघटित करने की क्रिया पाचन क्रिया कहलाती है। बेसिकली फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो भी भोजन आप लोग खाते हो, जो भी जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो भी आप लोग खाते हो, उनको सरल रूप में तोड़ने की प्रक्रिया, इतना सरल रूप में तोड़ सके कि जिससे आपका भोजन अवशोषित हो सके, उस प्रक्रिया को हम लोग पाचन क्रिया कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं पाचन तंत्र। इस क्रिया को कार्यान्वित करने के लिए मानव शरीर में एक संपूर्ण तंत्र पाया जाता है, जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। अब जो पाचन क्रिया हो रही थी, इस क्रिया को पूरा करने के लिए बहुत सारे अंगों की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारे शरीर में अंग मिलकर पाचन तंत्र बनाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे पाचन तंत्र में कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स काम में आते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र के अंतर्गत आहार नाल तथा इससे संबंधित पाचक ग्रंथियां होती हैं। अब हमें देखना है कि जो आहार नाल होती है और जो कुछ एंजाइम्स होते हैं, मिलकर भोजन का पाचन करते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोगों ने देखा पाचन क्रिया कि पाचन एग्जैक्टली होता क्या है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में तोड़ने की क्रिया पाचन क्रिया कहलाती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि पाचन करने के लिए एक तंत्र होता है जो इस एक सिस्टमैटिक वे में आपकी बॉडी में पाया जाता है, पूरा ग्रुप मिला के पाचन तंत्र कहलाता है। आगे हम लोगों ने देखा कि पाचन तंत्र जो होता है, जो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उनके अंतर्गत कौन कौन से अंग हमें पढ़ने, उसमें बताएगा आपको आहार नाल पढ़ना होगा और आहार नाल के साथ कुछ एंजाइम्स के बारे में पढ़ना होगा जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि आहार नाल जो होती है उसमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, कितने भागों में उनको विभेदित किया गया है, एक एक अंगों के बारे में, उनसे स्रावित एंजाइम्स और उन एंजाइम्स के कार्य के बारे में आगे के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। बेसिकली फ्रेंड्स, आगे हम लोग देख सकते हैं आहार नाल मुख से लेकर गुदा तक फैली रहती है तथा लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। पूरा आहार नाल जो होता है वो माउथ से लेकर एनस तक गुदा द्वार तक फैला हुआ रहता है और जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, लंबाई उसकी बताई गई है। आगे हम लोग को देखना है
कि जो मुख से लेकर गुदाद्वार होता है इनके बीच में कितने अंग काम में आते हैं पाचन में। आगे हम लोग एक एक अंगों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। यह निम्न प्रमुख भागों में विभेदित होती है। अब हम लोग को एग्जैक्टली देखना है कि जो आहार नाल होते हैं, जो भी ऑर्गन्स अंग होते हैं आपके बॉडी में, कैसे वो काम करते हैं। सो अब हम लोग अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सारे ऑर्गन्स दिए गए हैं। मुख, जीवा, दांत, ग्रसनी, ग्रास नली या फिर इसको हम लोग भोजन नली बोल सकते हैं। आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। बड़ी आंत 2 बार हो गया फ्रेंड्स, तो माइंड नहीं करना। तो मुख गुहा, जीवा, दांत, ग्रसनी, ग्रास नली, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, ये सारे ऑर्गन्स हमें पढ़ने हैं पाचन तंत्र में। नीचे हम लोग इसका थोड़ा सा डायग्राम देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, डायग्राम थोड़ा माइंड मत करना, बस 2 मिनट में जल्दी से मैंने ऐसे रफली ड्रॉ कर दिया आपको समझाने के लिए। तो आगे हम लोग थोड़ा सा डायग्राम देख लेंगे और मैं आपको डायग्राम के हेल्प से इसको पहले समझा दूंगी। उसके बाद आगे आपको इसका नोट्स भी मिल जाएगा, जैसे आपको बाकी वीडियोस में मिल जाता है नोट्स के साथ वीडियो। तो हम लोग देखते हैं डायग्राम को थोड़ा सा। बेसिकली फ्रेंड्स, हम लोग को सबसे पहले डाइजेशन के लिए डायग्राम में स्टार्ट करना है मुख गुहा से, माउथ से, बक्कल कैविटी से। यहाँ पे हम लोग को देखना है माउथ में सबसे पहले जब भी आप भोजन को ग्रहण करते हो, मुख में रखते हो, आप भोजन को या तो दांत के माध्यम से काट के रखते हो या फिर लिप के माध्यम से उसको अपने जीभ पे रखते हो भोजन को। तो जब भी आप भोजन को मुख में रखते हो तो वहां पे पाई जाते हैं दांत, जो भोजन को अच्छे से पीसने में, चबाने में हेल्प करते हैं। और मुख में ही पाया जाता है लार ग्रंथि, जो भोजन में लार मिलाने का काम करती है। मतलब कि लार ग्रंथि से लार श्रावित होता है, जिससे भोजन में लार मिल जाता है और आपका भोजन आसानी से निगलने में हेल्प करता है। और लार में पाया जाता है एंजाइम, जिसका नाम होता है टाइलिन। तो बेसिकली लार में पाई जाती है टाइलिन नामक एंजाइम, जो भोजन में पाए जाने वाले स्टार्च या फिर मंड का पाचन करती है, जिसको वो मंड से शर्करा में बदल देती है, जिससे आपका जो भोजन का पाचन होता है वो मुख गुहा से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हमें देखना है ग्रास नली। ग्रास नली में कोई भी पाचक ग्रंथि नहीं होती है, इसे हम लोग भोजन नली भी बोल सकते हैं, जहां से आपका भोजन निकलते हुए क्रमांकुचन गति, जिस गति से आपका भोजन जाता है उसे हम लोग क्रमांकुचन पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। उसके बाद आपका भोजन सीधे जाता है आमाशय में। आमाशय में आपके भी, जैसे आपने देखा मुख गुहा में लार ग्रंथि पाई जा रही थी, वैसे आमाशय में भी पाई जाएगी ग्रंथि, जिसका नाम है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि में आपका स्रावित होता है जठर रस। जठर रस जो होता है उसमें पाए जाते हैं रेनिन, पेप्सिन। जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है और जो रेनिन होता है वो दूध को फाड़कर उनमें से प्रोटीन को अलग करने का काम करता है। साथ ही यहाँ पे पाया जाता है आपके जठर रस में HCl, जो भोजन को सड़ने से मदद करता है। HCl मतलब एक प्रकार का ये अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो फ्रेंड्स, आप लोग को पता है कि जो अम्ल होता है बहुत ही उसका जो pH लेवल होता है वो 7 से कम होता है, तो जिससे वो आपके ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। अगर कहीं पे भी आपके स्किन पे जो है एसिड लग जाए तो उस जगह पे डैमेज हो सकता है। तो आप ये बात सोच सकते हैं कि अगर वो आपके बॉडी में पाया जा रहा है HCl, तो आपकी बॉडी भी उससे डैमेज हो सकती है ना। तो फ्रेंड्स, उसी एसिड से आपके ऑर्गन्स को बचाने के लिए आपके स्टमक में पाई जाती है एक लेयर, जिसका नाम है म्यूकस श्लेष्म की लेयर, जिससे HCl से आपकी बॉडी को जो भी रहता है बचा के रखता है। आगे हम लोग देखते हैं आमाशय के बाद हमारा भोजन आएगा छोटी आंत में। उससे पहले हम लोग को देख लेते हैं यकृत के बारे में और अग्नाशय के बारे में। बेसिकली फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जितना भी सब कुछ पढ़ा रही हूँ, जितना भी सब समझा रही हूँ, आप ध्यान से सुनते चलो, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आप इसको ध्यान से सुन लो। आगे सारे नोट्स मैंने आप लोगों के लिए बना के रखे हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और एक ही वीडियो में आपको सारे सब कुछ मिल जाए। से बहुत सारी बुकों से इकट्ठा करके, बहुत सारी जगह से उसको एक कलेक्टिव करके, अलग अलग जगहों से मैंने ये नोट्स तैयार किया है, जिससे आपको ज़्यादा जगह ना भटकना पड़े और आप इसको आसानी से अपना तैयार कर सके। एक एक टॉपिक अच्छे से यहाँ पे कवर कराया गया है। तो यहीं पे इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंट के साथ बैठना होगा
ताकि वीडियो को अच्छे से आप सुन सकें, समझ सकें और देख सकें और याद रख सकें ज़्यादा समय तक। अगर आपको स्पीड स्लो लग रही हो तो आप इसको 2x स्पीड पे तेज करके या फिर स्किप करके बढ़ा के कैसे भी देखें, बट वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि सारे डाउट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और दूसरे वीडियो पे आपको विजिट ना करना पड़े। तो अभी हम लोग देखते हैं यकृत के बारे में। यकृत जो होता है यहाँ पे भी पाई जाती है। ये भी जो होती है एक प्रकार की ग्रंथि होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है जो पित्तरस का श्रावण करती है। अब जो पित्तरस होता है इसका कार्य होता है वसा जो होता है, वसा के बड़े बड़े अणुओं को वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ता है। इस प्रक्रिया को इमल्सीकरण कहते हैं। तो इमल्सीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो यकृत में होती है और जो पित्तरस होता है यकृत श्रावित करता है। और पित्तरस जो स्टोर होता है अगर ज़्यादा मात्रा में है तो पित्तरस जो स्टोर होता है वो पित्ताशय में हो जाता है। मतलब कि यकृत जो पित्तरस भी बनाती है वो स्टोर होता है पित्ताशय में, जो आप यहाँ देख रहे हैं। आप इसको नेमिंग कर लीजिएगा, यहाँ पे नेमिंग नहीं हुई है बट आप अपने नोट्स में बना लेना, कर लेना कि ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये पित्ताशय होता है जहाँ पे पित्तरस श्रावित होता है। उसके बाद है अग्नाशय, यह एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है जहां पर हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों का श्रावण होता है। तो आगे हम लोग इसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं पूरा नोट्स के साथ। यहाँ पे बस थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि एंजाइम्स भी बनेंगे और हार्मोन्स भी, और जो हार्मोन्स यहाँ से बनेगा उसका नाम इंसुलिन है। आगे देखते हैं छोटी आंत में जितना भी बचा कुचा पाचन के लिए होता है सब ज्यादातर पाचन आपके छोटी आंत में हो जाता है। उसके बाद भोजन जाता है आपके बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोजन जाने के बाद यहाँ पे पाचन क्रिया कम हो जाती है या फिर होती ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ जल का अवशोषण होता है। जो भी आपका भोजन गया रहता है उसमें से जल का अवशोषण हो जाता है और जो वेस्ट मटेरियल रहता है वो गुदा द्वार से समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। आई होप ये डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और उसके बाद यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसका नोट्स बनाते चलिए। और अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बट बाद में नोट जरूर बनाएं। या फिर वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं जिससे आपको जब भी टाइम मिले तब आप इसका नोट्स बना सकें। बाकी आपके बोर्ड एग्जाम में अभी बहुत टाइम है तो आप शॉर्टकट बिल्कुल भी ना अपनाएं, नोट्स बनाएं ताकि लास्ट टाइम पे आपके पास सफिशिएंट अमाउंट रहे पढ़ने के लिए। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आपको वीडियो नहीं देखना है, आपको सिर्फ अपने नोट्स को रिवाइज करना है। जो भी बच्चे मेरे साथ पुराने वीडियो से देखते हैं, जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि आप साथ ही साथ नोट्स बनाते चलें। और जो बच्चे केवल डायरेक्ट यही देख रहे हैं तो उनके लिए कोई बात नहीं, वो अपने नोट्स बनाए होंगे। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आप पूरा मटेरियल देख सकते हो मैंने कितने अच्छे से और कितनी मेहनत से पूरा ये नोट्स आप लोगों के लिए लिखा है ताकि आप लोग को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके। अभी मैं आपको स्टेप वाइज पूरा दिखाऊंगी कि मैंने इसको कैसे कैसे लिखा है और आप इसका कैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा है। लेकिन आपको यहाँ वीडियो में ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगी, हो सकता है 15 मिनट में ये वीडियो 20 मिनट में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि डाइजेशन है तो पूरा अच्छे से समझाना ही पड़ेगा, छोड़ के तो मैं नहीं पढ़ा सकती ना। अब आगे देखते हैं मुख गुहा। जैसे मैंने डायग्राम में एक्सप्लेन किया था सेम वैसे अब यहाँ पे हमें देखना है। प्रत्येक मनुष्य में 2 मांसल होठों से बनी एक दरारनुमा संरचना होती है जिसे मुख द्वार कहते हैं। आप देख सकते हैं 2 होठों के बीच में एक दरारनुमा संरचना होती है जिसे आप माउथ बोलते हैं। यहाँ से भोजन को अंतर्ग्रहण किया जाता है। आप सबको पता है बचपन से कि आप माउथ से ही भोजन को ग्रहण करते हैं, खाते हैं। अब माउथ में पाई जाती है हमारी जीभ, टंग पाई जाती है, जिह्वा पाई जाती है, जिसमें अब हम लोग देखते हैं जिह्वा पर अनेक सूक्ष्म स्वाद कलिकाएं होती हैं। ये भी सही बात है। इन स्वाद कलिकाओं के कारण ही जीभ का अग्रभाग मीठे, पश्च भाग कड़वे, पार्श्व किनारे खट्टे तथा अग्र पार्श्व भाग नमकीन स्वाद का पता करता है। बेसिकली फ्रेंड्स, यहाँ पता चला जो भी भोजन आप माउथ में रखते हो, खाते पीते हो, उनका टेस्ट जो भी पता चलता है वो आपके टंग की वजह से ही पता चलता है। और ये आपको टंग में पार्ट्स बताए गए हैं कहाँ से आपको कौन सा टेस्ट मिलता है। आगे है जीभ भोजन में लार मिलाने तथा भोजन को निगलने में सहायता करती है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो मंड पर क्रिया करके उसे शर्करा में बदल देता है ना। जस्ट मैंने यही आपको बताया था कि जीभ जो होती है उसका काम होता है कि भोजन में अच्छे से लार मिला दे, और वो लार आती है आपकी लार ग्रंथि से, और उसके बाद लार में पाया जाता है टाइलिन एंजाइम जो आपके भोजन में पाए जाने वाले मंड को शर्करा में बदल देती है। आगे हम लोग को देखना है
दांत के बारे में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, आपका ये नेक्स्ट टॉपिक टीथ है। टीथ में आप देख सकते हैं मुख में 32 दांत होते हैं, वयस्क व्यक्ति में 32 दांत होते हैं। ओके, बच्चों में नहीं होते 32 दांत। 32 दांत यहाँ पे बात की गई है, एक वयस्क व्यक्ति में 32 दांत होते हैं। प्रत्येक जबड़े पर सामने 2 जोड़ी कृंतक, फिर 1-1 रत्नक, 2-2 अग्रचवर्णक तथा 3-3 चवर्णक होते हैं। ये जो बताई गई है सेकेंड लाइन, ये आपको बताया जा रहा है कि दांत जो आपके माउथ में पाए जाते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, और उनकी संख्या ये बताएगी। जो आप नीचे यहाँ पे फ्लो चार्ट में आप देख सकते हैं, दांतों के प्रकार, संख्या, उनके कार्य यहाँ पे बताया गया है कि आपके दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ये शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको समझा देती हूँ ताकि ज्यादा टाइम ना लग सके, बाकी आप इसको लॉन्ग में बना के आप अच्छे से लिख सकते हो। यहाँ पे बताया गया है कि जो कृंतक होते हैं उनकी संख्या 4, भोजन को कुतरना इनका कार्य होता है। जोड़ी में सब बताया गया है, 4 जोड़ी, 2 जोड़ी, 4 जोड़ी और 6 जोड़ी। इसको जब आप जोड़ोगे 4 2 6 4 10 6 16, मतलब 16 ऊपर और 16 नीचे, 32 दांत होते हैं। ऊपर के जबड़े में 16 दांत और नीचे के जबड़े में 16 दांत, मतलब 2 टोटल मिला के ये 32 दांत हो गए। आई होप आपको इतना समझ पे आया होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कृंतक दांत के बारे में। कृंतक जो इसे हम लोग इंग्लिश में इंसिसर बोलते हैं, जिसकी आपके माउथ में संख्या 4 जोड़ी होती है। आगे इसका काम होता है भोजन को कुतरना, या फिर इसको भोजन को काटने का काम होता है। आगे हम लोग को देखना है रत्नक, जिसे हम लोग इंग्लिश में कैनाइन बोलते हैं। संख्या आप देख सकते हो, इसका कार्य है भोजन को पकड़ना व चीरना। ये जो कैनाइन का काम होता है पकड़ना व चीरना, ये ज्यादातर डेवलप होता है आपके ओमनीवोर्स एनिमल्स, कार्निवोर्स एनिमल्स में। जो मांसाहारी जीव होते हैं उनमें कैनाइन ज्यादा डेवलप होता है, क्योंकि वो जानवरों का शिकार करके उनको चीर के फाड़ के खाते पीते हैं, इसलिए उनमें अच्छे से ये डेवलप रहता है। आगे है अग्रचवर्णक, जिसका काम होता है चबाना, और चवर्णक का काम होता है पीसने का, भोजन को अच्छे से एकदम पीसने का, ताकि आपका जो भोजन है वो निगलने के लिए तैयार हो जाए और आसानी से उसको आप लोग निगल सको। आगे हमें देखना है ग्रसनी, फेरिंक्स, मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। ग्रास नली, जो आप लोगों ने आहार नली देखा था, एसोफेगस, भोजन नली जिसे आप बोलते थे, उसके बारे में देख लीजिए। यह 25 सेंटीमीटर नली है जो श्वास नली के नीचे स्थित होती है। ओके, श्वास नली के नीचे भोजन नली पाई जाती है। ग्रास नली में कोई पाचक ग्रंथियां नहीं होती है, मैंने आपको डायग्राम में भी समझाया था, वहां पे कोई भी पाचक ग्रंथि नहीं होती है, ना वहां पे कोई पाचन आपको मिलेगा। उसके बाद मैंने बताया था ये डायरेक्ट जाके आपके आमाशय में खुलता है, जिससे भोजन आमाशय में आसानी से पहुंच जाता है। कि आप अपने एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हो और ऐसे नोट्स बना सकते हो जो कि आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। अब आपको पढ़ना है आमाशय के बारे में। आमाशय के अंदर श्लेष्म कला का आवरण होता है, जिसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो जठर रस का श्रावण करती है। अभी मैंने आपको डायग्राम जब एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको बताया था कि आमाशय में एक म्यूकस की लेयर पाई जाती है, जहाँ पे जठर रस पाया जाता है, उसमें HCl पाया जाता है, जिसे श्लेष्म कला आपकी हेल्प करती है आपके बॉडी की। सेकेंड पॉइंट आप देख सकते हो, जठर रस में HCl के अतिरिक्त प्रोपेप्सिन तथा प्रोरेनिन नामक प्रोएंजाइम होते हैं। मैंने बताया था ना, पेप्सिन और रेनिन, डायरेक्ट बता दिया था। यहाँ पे HCl के बारे में भी बात की गई है और पेप्सिन और रेनिन के बारे में भी, जिसे हम लोग प्रोएंजाइम्स कह सकते हैं। आगे आपका पॉइंट है HCl प्रोएंजाइम्स को क्रियाशील बनाता है तथा भोजन को सड़ने से बचाता है। यही मैंने डायग्राम में आपको समझाया था कि जो HCl होता है भोजन को सड़ने से वो बचाता है। पेप्सिन प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा रेनिन दूध से प्रोटीन अलग करता है। या पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन पे काम करता है और रेनिन दूध से प्रोटीन को अलग करता है, कैसीन प्रोटीन या फिर पैराकैसीन। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक था वो है यकृत। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है
और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि ये वीडियो लंबी हो ताकि आप लोग को बोरिंग फील हो, ऐसा मैं नहीं चाहती थी। बट थोड़ा सा पेशेंट के साथ बैठें ताकि ये टॉपिक आज ही कंप्लीट हो सके। पढ़ेंगे यकृत के बारे में। देखते हैं, यकृत में एक थैली समान रचना लटकी रहती है जिसे पित्ताशय कहते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको डायग्राम में देखा था, एक यकृत ऐसे बना था जिसके अंदर आप लोग देखे थे एक संरचना थी पित्ताशय की। जहां पे मैंने बताया था पित्ताशय में पित्तरस इकट्ठित होता है। यकृत से पित्तरस श्रावित होकर, यकृत का काम है पित्तरस बनाना। ओके, यकृत का काम है पित्तरस बनाना। ये टॉपिक याद कर लेना, एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। कभी भी आपसे कोई नींद में भी पूछे ना तो आप इसको बता लेना कि यकृत पित्तरस बनाता है, पित्ताशय में इसको स्टोर करके रखा जाता है। तो ओके, यकृत से पित्तरस श्रावित होकर पित्ताशय में एकत्र होते रहता है और आवश्यकता अनुसार भोजन के पाचन में प्रयुक्त होते रहता है। ओके, भोजन के पाचन में मैंने बताया था आपको कि जो भी वसा रहती है, फैट्स रहते हैं, उनके बड़े बड़े जो अणु रहते हैं उनको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का काम आपके पित्तरस का होता है। यही लिए बोला जा रहा है भोजन को पचाने में। ओके, कोई अदर सेंस नहीं करना, कुछ और मत सोचना। जो मैं आपको बता रही हूँ बस उतना सुनो और उतना ही समझो इसको। आगे लाइन में आपको यही लाइन बताई जाएगी, वसाओं का पाचन पित्तरस के लवणों द्वारा इमल्सीकरण के पश्चात होता है। मैंने बताया था कि जो वसा के बड़े बड़े अणु हैं उनको छोड़ने छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को ही इमल्सीकरण कहते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इतने टॉपिक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक कंटिन्यू देखा है पेशेंटली तो आप लोग बहुत ही काबिल तारीफ है। ओके, मतलब कि आप अपनी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। ऐसे भी आप आगे वीडियो में बने रहें अच्छे से। ओके, आगे हम लोग देखते हैं अग्नाशय पैनक्रियास। मैंने पहले ही बताया था एक प्रकार की क्या है, ये मिश्रित ग्रंथि है जो बहिश्रावी और अंतःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। मतलब कि एंजाइम्स भी बनाती है और उसके बाद हार्मोन्स भी बनाती है। ओके, मैंने बताया था ना, वही अब आपको यहाँ पे देखना है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, बस थोड़ा सा बचा है। जितना आप लोगों ने देखा है ना बस उससे थोड़ा सा है, बहुत ही थोड़ा सा। ओके, देखो अग्नाशय ग्रंथि के बहिश्रावी भाग से मैंने बताया था अग्नाशय में बहिश्रावी ग्रंथि पाई जाती है और अंतःस्रावी, दोनों प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। तो अग्नाशय ग्रंथि के बहिश्रावी भाग से अग्नाशयी रस, जिसे एंजाइम्स बोलते हैं। अग्नाशयी रस एंजाइम्स का श्रावण होता है। कौन कौन से एंजाइम्स है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। ओके, तो यही लिए आप आराम से बैठे रहें। तथा अंतःस्रावी भाग से इंसुलिन हार्मोन्स का श्रावण होता है। ओके, और इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स है। बहिश्रावी भाग से एंजाइम, अंतःस्रावी भाग से हार्मोन्स बन रहा है। ओके, आगे अब हम लोग देखेंगे अग्नाशयी रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। अग्नाशयी रस में आप देख सकते हैं इस रस में लाइपेज, एमाइलेज तथा ट्रिप्सिन नामक एंजाइम्स होते हैं। लाइपेज एंजाइम होता है, एमाइलेज होता है और ट्रिप्सिन होता है जो पाचन करता है वसा का, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग हार्मोन देखते हैं। अग्नाशय के लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं जो होती हैं, लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं इंसुलिन नामक हार्मोन्स बनाती हैं। यहाँ पे आप लोग कोशिकाएं लिख लेना। अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं या फिर द्वीप कोशिकाएं इंसुलिन नामक हार्मोन्स बनाती हैं जो ग्लूकोज के उपापचय का नियंत्रण करती है। ओके, यहाँ पे ग्लूकोज का ये उपापचय का नियंत्रण करती है। आगे अग्नाशय ग्रंथि में इंसुलिन के कम बनने पर रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और मूत्र के साथ ग्लूकोज आने लगता है और ये एक प्रकार की बीमारी होती है जैसे डायबिटीज, आज के टाइम पर शुगर के नाम से जाना जाता है। ओके, देखो अग्नाशय ग्रंथि में इंसुलिन के कम बनने पर रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा हो जाएगा जिससे यूरिन के साथ ग्लूकोज आने लगता है। ओके, इसे मधुमेह रोग कहते हैं। मधुमेह यानी डायबिटीज, जो मैंने अभी आपको बताया था। बस फ्रेंड्स, वीडियो एकदम एंड पे पहुंच चुकी है। बस छोटी आंत और बड़ी आंत थोड़ा सा आपको पढ़ना है।
और इसको मैंने बहुत शॉर्ट में करके लिखा है ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो पढ़ने में। भोजन अमाशय से छोटी आंत में आता है। आप लोगों ने देखा था सबसे पहले आपका भोजन आप लोगों ने माउथ में रखा था, जहाँ पे लार ग्रंथि थी, आपके दांत थे, और उसके बाद वहां से सीधा आपका भोजन आया था ग्रास नली से होता हुआ आमाशय में, जहाँ पे आप लोगों ने आमाशय में पढ़ा। आमाशय के बाद छोटी आंत, अब बड़ी आंत पढ़ना है। भोजन आमाशय से छोटी आंत में आता है, जहाँ पर भोजन का पूरा पाचन होता है। पूर्ण रूप से पचा भोजन रसांकुरों द्वारा अवशोषित हो जाता है। ये जो रसांकुर यहाँ पे बोला जा रहा है, ये आपकी अंगुली जैसी संरचना होती है जो छोटी आंत में भोजन को अवशोषण करने में मदद करती है। भोजन का अवशोषण होने के बाद आपका जो भोजन होता है वो सीधा बड़ी आंत में चले जाता है। छोटी आंत से अपच तथा अपशिष्ट भोजन बड़ी आंत में आता है। जो भी भोजन पचे हुए नहीं होते हैं और जो भी भोजन वेस्ट होते हैं वो आपके बड़ी आंत में चले जाते हैं। यहाँ लवण तथा जल का अवशोषण होकर अपचित भोजन गुदा से बाहर निकल जाता है। सो फ्रेंड्स, आपका टॉपिक यहाँ होता है एंड खत्म। यहाँ पे सारा पचा हुआ भोजन का अवशोषण हो जाता है। जल का, उसमें जो भी जल रहता है उनको अवशोषित कर लिया जाता है ताकि आपकी बॉडी में पानी की कमी या फिर डिहाइड्रेशन ना हो। और उसके बाद जो भी सॉलिड मटेरियल बचता है वो गुदा द्वार से आपके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आई होप फ्रेंड्स आज का टॉपिक आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किए होंगे, बहुत ही ज़्यादा इजी रहा होगा, समझाने का वे मेरा अच्छा रहा होगा, एंड आप लोगों ने इसका नोट्स बनाया होगा, स्क्रीनशॉट लिया होगा। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है हर वीडियोज़ में, क्योंकि मेरे पुराने बच्चे सारे जानते हैं कि मैं क्या क्या बताती हूँ आप लोगों को। एंड जो बच्चे अभी चैनल पर नए हैं, लास्ट में बता रही हूँ, ओके, लास्ट में बता रही हूँ ताकि आप लोग पेशेंटली सुन सके मेरी बात को ध्यान से। नए हैं और क्लास 10th में है तो मैं पूरा सीक्वेंस से टॉपिक वाइज इस चैनल पे आपको सारे वीडियोस मिल जाने हैं। और इसके आगे का वीडियो भी बहुत जल्दी मैं लेके आऊँगी नोट्स के साथ, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं इतना बड़ा नोट्स बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और आप लोग भी जब इसका नोट्स बनाओगे ना तो टाइम तो लगने वाला है, इसीलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसका फोटोकॉपी करा के पढ़िए। अदरवाइज अभी टाइम बहुत है तो आप इसको लिख भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आप लिख लेना ही, अपनी नोट्स रहेगी आपकी अपनी राइटिंग में तो ज़्यादा सही रहेगा। सो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। लास्ट लाइन जो हमारी कंपलसरी है, वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एंड ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।